हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी न्यूज़ है गुजरात की, जहाँ पर बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस की 149 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो कांग्रेस ने 1985 में सोलंकी जी के नेतृत्व में जीती थी 30 सीटें, उसका रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ती है और यहाँ पर 150 का आंकड़ा पार करने के बाद 156 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखती हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में फिर से फेरबदल हुआ है और बीजेपी वहां पर हारती है और कांग्रेस जीतती है। और कल हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्य चुनाव में जीती थी। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि इलेक्शंस में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों को ही कुछ ना कुछ मिलता है, जो दिखाता है कि भारत के लोकतंत्र कितना खूबसूरत है और कितना स्ट्रांग है। उसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे बाय इलेक्शंस भी हुए, जहाँ पर बाय पोल्स में हमको देखने को मिलता है, खासकर यूपी की सीट, मैनपुरी की सीट न्यूज़ में थी, जहां पर एसपी फिर से जीतती है और यहां पर नेताजी की सीट उनकी बहू यहां पर जीत पाती हैं। तो ये दिखाता है कि दूसरी पार्टियों का स्कोप यहां पर काफ़ी है, भले ही बीजेपी इतनी आगे बढ़ गई है, भले ही कमल इतना खिल चुका है। मगर आज का जो टॉपिक है, हमारा आज का जो सेशन रहेगा, वो यहाँ पर इसलिए बात पर रहेगा कि बीजेपी इतनी आगे कैसे चली गई है, उसके पास ऐसी क्या पावर है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को दूसरी पार्टियां छू नहीं पा रही हैं और बीजेपी लगातार लीड करती जा रही है। 27 साल बाद फिर से एक बार बीजेपी ने दिखा दिया है कि गुजरात उनका किला है और यहाँ पर गुजरात में उनको कोई नहीं हरा सकता। तो यहाँ पर गुजरात और बाकी जगह भी हम देखें बीजेपी क्यों जीतती है, उन फैक्टर्स पर हम नज़र डालने वाले हैं। और ये जो फैक्टर्स पर हम नज़र डालेंगे, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको हम पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर हमको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर बीजेपी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है सबको, भले वो स्टूडेंट हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ा स्टेट्स पर नज़र डाल लेते हैं कि बीजेपी, यहाँ पर हम देख रहे थे कि गुजरात में त्रिपक्षीय संघर्ष है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी दम भर रही थी, मगर बीजेपी ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को, दोनों को बता दिया कि गुजरात में सिर्फ बीजेपी ही रहने वाली है। और गुजरात की जनता ने क्लियर मैसेज दिया है कि वो बीजेपी से पूरे खुश है और 150 से ज़्यादा जीते बीजेपी को जिताई हैं। तो यहाँ पर एमएलए चुन लिए गए हैं और अब नई विधानसभा का गठन होगा। अब इस विधानसभा का रूप क्या रहेगा, उसको देख लेते हैं कि 182 सीटों में से 156 सीटें किसको मिलने वाली हैं, बीजेपी को मिलने वाली हैं, यानी कि दो तिहाई से ज्यादा सीटें यहाँ पर बीजेपी के पास आने वाली हैं। बीजेपी जहाँ 99 पे आ गई थी 2017 में, और लोगों को लग रहा था कि बीजेपी 17 के बाद अगला चुनाव नहीं जीतेगी, इतना नीचे गिर चुकी है, मगर बीजेपी ने यहाँ पर लाजवाब वापसी करी और 156 सीटें आई हैं उसके पास। कांग्रेस का हम देख सकते हैं 50 सीटों का घाटा है और ये आंकड़ा कम हो भी सकता है। और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपना डेब्यू किया है, जहाँ पर 4 से 5 सीटें आम आदमी पार्टी को यहाँ मिल जाएंगी और उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा, इसलिए आम आदमी पार्टी भी अब एक राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि बीजेपी ने कहाँ कहाँ जीत हासिल करी। यहाँ पर जो डार्क सैफरन कलर हम देख रहे हैं, एक लाइट सैफरन कलर है, जो डार्क कलर है, वहां पर बीजेपी जो सीट हार गई थी 17 में, उन सीट को उन्होंने वापस जीता है दूसरे दलों से। कांग्रेस से बहुत सारी सीटें वापस जीती हैं बीजेपी ने। 60 सीटें से ऊपर ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी 17 में हारी थी, मगर यहाँ पर 22 में जीतते हुए दिखती है। इसके बाद हम बात करते हैं अटल बिहारी जी की, जिनका कहना था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, और वैसा ही हुआ। यहाँ पर कमल खिला है फिर से गुजरात में, और ये बात गुजरात से ही चालू हुई थी कि कमल खिलेगा, तो ये बात सच होते हुए दिखती है। और यहाँ पर जो ऐतिहासिक विक्ट्री इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 1985 में 149 सीटें आई थी कांग्रेस की, जो ऐसा माना जा रहा था ये रिकॉर्ड तोड़ना असंभव सा है किसी भी पार्टी के लिए, और खासकर इस चुनाव में तो उम्मीद नहीं थी कि कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा। मगर यहाँ पर माधव सिंह सोलंकी जी का रिकॉर्ड टूटा, और सोलंकी जी की जो नीति थी उस समय उन्होंने खाप नीति के तहत, खाप पॉलिसी के तहत चुनाव जीता था। खाप क्या है? के फॉर क्षत्रिय, एच फॉर हरिजन, ए फॉर आदिवासी और एम फॉर मुस्लिम। इन चारों कम्युनिटी के वोट इन्होंने इकट्ठे किए और इतनी बड़ी जीत हासिल की। अब हम बात करते हैं कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की। यहाँ पर बीजेपी की जो हिस्टोरिक विन है, उसने रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड टूटा कैसे, ये बात है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो नेतृत्व है मोदी जी का और अमित शाह जी का, जो नेतृत्व है उसकी तारीफ तो की ही जा रही है, मगर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको जानना जरूरी है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जुलाई 2020 से ही बीजेपी ने यहाँ पर समझना चालू कर दिया था कि किस तरह से उनको 2022 का इलेक्शन लड़ना है। तो रणनीति उनकी बहुत पहले बनना चालू हो गई थी। 2022 में संगठन के अंदर चेंज किए गए और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष जो थे जीतू जी, उनको रिप्लेस किया गया और सीआर पाटिल जी को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई। इसके बाद हम देखते हैं कि विजय रूपाणी जी की जो गवर्नमेंट थी,
फॉर्मर सीएम है ये गुजरात के, उन पर ये एलिगेशंस लग रहे थे कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक है उसको सही तरीके से उन्होंने हैंडल नहीं किया है। तो इस बात को भी बीजेपी ने नोट किया और फिर नए सीएम नियुक्त कर दिए, भूपेंद्र पटेल जी को वहां पर नियुक्त कर दिया गया नया सीएम, और पूरा कैबिनेट भी बदल दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस से लगातार एमएलए जाते रहे और बीजेपी में मिलते रहे, कांग्रेस से जाते रहे और बीजेपी में मिलते रहे। यहाँ पर जो डिफेक्शन हुआ, 111 सीटें हो चुकी थी बीजेपी के पास नवंबर 2022 में। कुछ एमएलए कांग्रेस से आ गए थे, कुछ बायपोल इलेक्शन में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। तो नवंबर 2022 तक देखा जाए तो 111 एमएलए तो पहले से ही थे उनके पास, भले 17 में 99 सीटें आई थी, तो उन्होंने वहीं से ही 12-13 सीटें गेन कर ली थी। यहाँ पर जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है कांग्रेस को, जिसकी वजह से फायदा मिला बीजेपी को बहुत ज्यादा, वो है एक हार्दिक पटेल जी, जो कांग्रेस से जुड़े थे, पाटीदार आंदोलन के चेहरे थे, पाटीदार वोट्स इनकी वजह से देखा कि कांग्रेस के पास आ गए थे 17 में, मगर क्योंकि अब ये बीजेपी के पास चले गए तो बीजेपी को उसका फायदा मिला है, पाटीदार वोट वापस बीजेपी के पास आया, और उसका फायदा देखने को मिलता है कि साउथ गुजरात में और यहाँ पर सौराष्ट्र एरिया में पाटीदार वोट मिले हैं, और उन दोनों एरिया में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। फिर दूसरा सबसे बड़ा लॉस यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस से अल्पेश ठाकुर, ये ओबीसी के लिए आंदोलन किया था इन्होंने, उनके चेहरे थे, तो ओबीसी वोट यहाँ पर अल्पेश ठाकुर के साथ जुड़े हुए थे, और ये भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के पास पाटीदार वोट और ओबीसी वोट दोनों आ गए, जिसका फायदा देखने को मिल रहा है, और बीजेपी ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। तो यहाँ पर दिखता है कि कांग्रेस का के जो नए चेहरे थे, युवा चेहरे थे, जो जिनसे जनता जुड़ रही थी, उन दोनों चेहरे जब कांग्रेस को लूज करते हैं, कांग्रेस से छोड़ जाते हैं और बीजेपी के पास चले जाते हैं, तो बीजेपी ने यहाँ पर सीधे तौर पर उनका फायदा भी लिया है। अब बात आती है कि 27 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है, तो लोगों का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर चल रही है, और ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कैसा देखने को क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर लगातार चेंजेस किए, और इस चीज को समझते हुए 43% एमएलए के टिकट काट लिए गए। इनको वापस 17 में जिनको टिकट दिया था उनमें से 43% एमएलए को टिकट नहीं दिया गया 2022 में, यानी कि लगभग 80-85 लोगों के टिकट यहाँ पर काट लिए बीजेपी ने, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर को उनको काटना था, तो एंटी इनकम्बेंसी ना रहे, इसको भी ध्यान में रखा बीजेपी ने। उसके बाद आती है फ्रेंड्स स्मॉलेस्ट डिटेल्स, छोटी से छोटी बात पर नजर रहती है, छोटी छोटी डिटेल मिस नहीं होती है। खासकर अमित शाह जी के नेतृत्व में काफी चुनाव लड़े जाते हैं, यहाँ पर बोला जाता है कि किस रोड से रोड शो निकलेगा, ये रोड भी डिसाइड किया जाता है, उसका रूट भी नोटिस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर पोलिंग बूथ पर, पोलिंग के समय बूथ पर कौन से कार्यकर्ता रहेंगे, कितने कार्यकर्ता रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के ऑफिसर्स जो कार्यकर्ता थे उनको चेंज किया गया था, उन नेताओं को चेंज किया गया था जिले के आधार पर भी। यहाँ पर वोट, एक एक वोटर को, बीजेपी का वोटर वोट डालने जाए, जो बीजेपी के समर्थक हैं वो वोटिंग के दिन निकले और वोट डालने जाएं, इस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। कांग्रेस यहाँ पर देखा गया कि लगभग 3 से 4% कम वोट गिरे हैं यहाँ पर 17 के मुकाबले, 60% के आसपास रहा है वोटिंग टर्नआउट, जो काफी कम है। मगर ये देखा गया कि बीजेपी का वोटर तो आया वोट डालने, दूसरी पार्टियों के वोटर नहीं गए पोलिंग बूथ तक, और ये दिखाता है कि संगठन की कमी है एक बार कहीं ना कहीं, जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक नहीं ला पाई, जो बीजेपी काम करने में काफी आगे रही। तो अब बात करें कि आखिरकार ये सब बातें तो ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझे अगर हम, तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि जो बीजेपी का जगरनॉट है, जो ऑन अ रोल है, पॉलिटिकल फोर्स ऑन अ रोल है, उस पॉलिटिकल फोर्स के पीछे यहाँ पर 4S फॉर्मूला है। तो क्या है वो 4S फॉर्मूला, उसको देख लेते हैं। पहला S है यहाँ पर स्टार, बीजेपी के पास स्टार है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जितने भी प्रदेश के दूसरे सीएम होते हैं वो सब आते हैं यहाँ पर प्रचार करने, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं प्रचार करने, जो कोई भी स्टार है यहाँ पर बीजेपी का उसको आना पड़ता है और इलेक्शन में आगे खड़े होकर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने पड़ते हैं। कोई भी जब स्टार आता है तो उस बात का संचार भी होना चाहिए, जो भी मैसेज बीजेपी देना चाहती है वो मैसेज जनता तक पहुंचे, इस पर बीजेपी की पकड़ बहुत स्ट्रांग है। सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी न्यूज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, जो भी माध्यम हो सकते हैं उन माध्यम से बीजेपी अपनी बात जनता तक ले जाती है, अपने स्टार्स को जनता तक ले जाती है। और इसके पीछे जो ताकत आती है वो ताकत आती है संगठन से। संगठन इतना स्ट्रांग है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल कर पाता है।
रैलियां निकालना, रोड शो निकालना, मैसेज जनता तक पहुंचाना, मीडिया में डिबेट करना, ये सब चीजें संगठन की ताकत दिखाती हैं। तो तीन ऐसे यहाँ पर हमने देखे, स्टार, संचार और संगठन। इन तीनों की ताकत से ही, ये तीनों जब प्लस हो जाते हैं, इनकी ताकत से ही फ्रेंड सरकार बनती है। ये है 4S फॉर्मूला बीजेपी का, जिसको हम कम शब्दों में बताना चाहें तो 4S है बीजेपी के पास। इसकी वजह से बीजेपी लगातार जीत रही है और सरकार बना रही है। इस प्रदेश में तो बनाई, बाकी प्रदेशों में भी सरकार बीजेपी इसी फॉर्मूले से बनाती है। अब बात आती है कि ये इलेक्शन काफ़ी यूनिक रहे क्योंकि कोई एक विनर नहीं है। देखा जाए तो बीजेपी गुजरात जीती है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीती है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीते हैं। उसके साथ फ्रेंड्स नेशनल पार्टी भी बन गई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब 4 राज्यों में उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का उदय लगातार होता है, बीजेपी का वर्चस्व भी लगातार बढ़ रहा है। और कांग्रेस जहाँ पर देख रहे थे कि चुनाव में लग रहा था कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, मगर कांग्रेस को भी हिमाचल प्रदेश यहाँ पर जीतते हुए दिखते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये दिखाता है कि इंडिया का लोकतंत्र कितना स्ट्रांग है। जनता यहाँ पर अपने मुद्दों को समझ रही है और अपने हिसाब से वोट कर रही है। जो ग्राउंड पे उनको रियलिटी दिख रही है, उसके हिसाब से जनता ने रिएक्ट भी करा है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भारत में दूसरी पार्टियां भी यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं बीजेपी के साथ। भले बीजेपी सबसे आगे है, मगर दूसरी पार्टियां भी यहाँ पर अपने स्तर पर कुछ ना कुछ जीत रही हैं और आगे बढ़ रही है, जनता उनके साथ है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जब लोकतंत्र काम करता है तो लोकतंत्र की बेहतरी होती है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो अच्छी होती जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डिस्कस करा असेंबली इलेक्शंस 2022 को। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।